सोने का वक्त है। मैं फौरन नीचे गली में आया और पड़ोस के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दरवाजे पर पर्दे के लिए एक पुराना पलंगपोश आवेजा था। अपनी मौजूदगी का बताने के लिए मैं खंकारा तो दबी दबी आवाज आई। जी आप आ गए? जी। ये लीजिए। एक हाथ लटकी हुई चादर की एक तरफ से निकला, सांवला सांवला, ताजा ताजा सा, जैसे अभी धुलकर निकला है। हाथ चाहे मैला हो चाहे साफ, सांवला हो चाहे सफेद, इंसान की उम्र बता देता है। लोग उम्रों के अंदाजे के लिए खामखा चेहरों को घूरते हैं। हाथ इंसानी उम्र का सच्चा कमास होता है। वो कंप्यूटर की सी सेहत के साथ इंसानी उम्र का ऐलान भी कर देता है। इस सांवले और ताज़ा हाथ वाली की उम्र 20-22 बरस के आसपास होगी। मैंने उस हाथ के अंगूठे और अंगुश्त शहादत की पूरों के दरमियान थमा हुआ नुस्खा और 1 रुपए का नोट ले लिया और कहा, जी बस अभी हाजिर हुआ। आवाज को शऊरी तौर पर दबाकर सरगोशी बना दिया गया था। आम सी दवा थी। मैं 2 गोलियां लेकर पलटा।
आप इतनी जल्दी तशरीफ ले आए? हाथ चादर की एक तरफ से बाहर आया। आपने बड़ा एहसान किया है। जी, एहसान का वज़न तो बहुत भारी होता है बीबी। इन 2 गोलियों का वज़न तो एहसान के सामने पासिंग भी नहीं है। मैं इस एहसान की बात नहीं कर रही। एक अजनबी के लिए छत से उतरने, यहाँ तक आने और दवा लाने का अपना एक वज़न है। आपने एहसान किया है, इसलिए आप इस वज़न को महसूस नहीं कर रहे। लेकिन मैंने एहसान लिया है और मेरी गर्दन इस वज़न के बोझ तले दबी हुई है। फिर मुझे उसके जाने की आवाज आई और मैं अपने घर की तरफ पलटा। चीज ठटर रही थी, मगर खुद में कितना तप रहा था। हम मशरकी लोग भी अजीब हवन्नक लोग होते हैं। हम खुद अपने लिए फलक बोस इखलाकी किले तामीर करते हैं और फिर ताक में बैठ जाते हैं कि कब किले की दीवार फटे और बाहर के मंजर की एक झलक नजर आए। हम खुद ही अपनी आंखों को अंधा करते हैं और फिर उम्र भर अपने अंधेपन का इलाज ढूंढते रहते। शाम को मैं घर से निकला तो 4 कदम पर ही पड़ोस का वो दरवाजा था जिस पर एक पुराना पलंग पोश लटक रहा था। सोचा लड़की के अब्बा की मिजाज पुरसी कर लेनी चाहिए। पड़ोसियों के एक दूसरे पर बहुत हकूक होते हैं। मैंने बढ़कर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे डाली। दूर से लड़की की आवाज आई। जी कौन? जी, मैं आपका पड़ोसी। अब आपके अब्बा के मिजाज कैसे हैं? अच्छा तो आप हैं। मैं ऊपर छत की दीवार को बहुत देर तक धप-धप करती रही, फिर सोचा कि आप चले गए होंगे। जी नहीं, मैं नीचे कमरे में था। आप दरवाज़ा खटखटा देती। उसके लिए मुझे दिन को गली में जाना पड़ता और मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मैं पर्दा करती हूँ। जी। अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप गली में मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और मैं पर्दे के पीछे आपसे बातें कर रही हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे लोग पर से कवा बनाने के फ़न में कितने माहिर हैं। यकायक मुझे इकट्ठा बहुत सा एहसास जुर्म हुआ। मैंने एक कदम हटकर कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं चलता हूँ। वैसे मैं आपके अब्बा की मिजाज पुरसी के लिए आया था। मगर आपने ये तो पूछा नहीं कि मैं आपको क्यों बुला रही थी। उसने लटकते हुए पलंगपोश का एक किनारा हाथ में ले लिया। कंप्यूटर चलने लगा। जी जी, फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? डॉक्टर को बुलाना है।
अब्बा जी की तबीयत बिल्कुल वैसी है, पहाड़ जैसी रात आने वाली है। मैं कल शाम के अंधेरे में बुर्का ओढ़कर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस को बुला लाई थी। वो करीब में ही है। आपको तकलीफ़ होगी मगर क्या करूं, अब्बा जी को तन्हा छोड़ते हुए डरती हूँ। डॉक्टर साहब फ़ौरन ही आ जाएंगे। अब्बा जी से उनकी जान पहचान है। जी अभी लाता हूँ। मैंने उनकी क्लिनिक का बोर्ड देखा है वैसे। डॉक्टर साहब एक मोमिर और नईफ व नज़ार बुजुर्ग थे। वो नुस्खा लिख रहे थे और एक तनोमंद मरीज उनके सामने बैठा था। मुझे यूं लगा जैसे मरीज दरअसल डॉक्टर है और डॉक्टर साहब मरीज है। मैंने जाके अर्ज किया तो फौरन नुस्खा मरीज के हवाले किया, स्टेथोस्कोप उठाकर मेरे साथ चल पड़े। ये वाला घर है। गलबन आप तो मेरे ख्याल से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए हैं। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, सब मिल के तेरी मस्त जवानी को सजाएं। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं। सहमे कभी सिमटे कभी संभले कभी झूमे, लचके कभी डोले कभी पलटे कभी घूमे। ये शौक इशारे ये तबस्सुम ये हयाएं, सब मिल के तेरी मस्त जवानी को सजाएं। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं। आप भी अंदर आ जाइए, मैंने अब्बा जी को बता दिया है। जब वो डॉक्टर साहब के साथ दूसरे कमरे में जाने लगी तो मेरे दिल ने गवाही दी कि कंप्यूटर का ऐलान हर्फ बहर्फ नुक्ता बनुक्ता दुरुस्त था। ये घर मेरे घर के बिल्कुल मुशाबे था। पहले कमरा था, दूसरा कमरा मौलिक था, बगल में बावर्ची खाना और कायनात ख़त्म। अगर हैवानात अशरफुल मखलूकात होते और इंसानों को पालतू जानवरों की तरह रखते तो उनके लिए ऐसे ही डरबे बनाते। वो लड़की डॉक्टर साहब के साथ दूसरे कमरे में चली गई और मैं पहले कमरे में खड़ा ये सोचता रह गया कि एक दिन में यूं अचानक किसी जवान और पर्दानशीन का सामने आ जाना ज़रूरतन भी हो सकता है और मजबूरन यूं कि सबके सीने में दिल होता है। बाप बीमार पड़ा हो भी तो दिल के काम टाले नहीं जा सकते। आप तो बाहर ही खड़े रह गए, अपनों से भला क्या पड़ता। आ जाइए ना। एक ऊंदे की तरह यह फैसला मेरे दिलो दिमाग में लपक गया कि मामला जरूरत का नहीं, मजबूरी का है। मुझे महसूस हुआ कि एक लम्हे में मेरा कद 1 इंच जरूर बढ़ गया होगा। लड़की के अब्बा जी खासे वजी मगर बेहद कमजोर थे। छोटी सी आधी सफेद आधी स्याह दाढ़ी थी। मुझे देखा तो उनकी आंखों ने उनके होंठों के फराइज अंजाम दिए। वो मुस्कुरा रहे थे।
डॉक्टर साहब को भी ये मुस्कुराहट नजर आ गई। सबिया बेटी, कुरैशी साहब इस नौजवान को देखकर काफी खुश हुए हैं। मैं समझा सबिया झेपेगी, मगर वो बज़ाहिर जरा सी भी तो नहीं झेपी। डॉक्टर साहब, मैं अब्बा जी को बता चुकी हूँ कि हमारी पड़ोसी साहब बड़ा दर्दमंद दिल रखते हैं। अब तो मैं सुबह शाम जरा सी दस्तक देकर पर्दा उठाता और अंदर चला जाता। कुरैशी साहब की दवा के अलावा अब मैं उनके घर का सौदा अब्बा जी बेहोश हो गए थे, इसलिए घबराकर आपको बुला लिया। अब ठीक है अब्बा जी, अब ठीक है ना? कुरैशी साहब के तेवर अगरचे मुंजमिद थे, मगर उनके चेहरे के किसी न किसी हिस्से से इस जवाब का तासुर मिल रहा था कि ठीक हूं बेटी। बड़ी एहतियात से गर्दन तक लिहाफ उड़ाकर वो बोली, अब्बा जी चाय पियेंगे? मैं रोने बैठ जाऊं आपके सीने से लगकर? फिर ये अवैध साहब भी मुझे चुप नहीं करा सकेंगे। चाय लाऊं? अब्बा जी राजी हो गए। आप बैठिए। चाय मैं बनाऊंगा। चलिए मिलकर बनाते हैं। मेरे बावर्ची खाने का सा बावर्ची खाना था, चुनाचे एक बार तो मैं समझा कि वो मेरे घर में है और मेरे लिए चाय बना रही है। इजहार के लिए मुनासिब तरीन वक्त था, मगर क्या ये मुनासिब तरीन वक्त था? केतली को चूल्हे पर रखकर वो बोली, क्या बात है वैसा? आज आप बहुत चुप चुप से हैं। चुप? कौन, मैं? मगर मैं इतना बात नहीं करता सबिया साहब। एकदम मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सबिया के साथ साहिबा का लाहिका ना लगाता तो आधा इजहार तो यूं ही हो जाता। मैंने कब कहा कि आप बातूनी हैं? बस आज आप मुझे खोए खोए से लगे, इसीलिए पूछ लिया। और इसलिए भी पूछ लिया कि खोया खोया तो मुझे होना चाहिए था। यह भी इजहार का एक पहलू है। मैंने सोचा लोहा गर्म था,
मैंने ज़र्ब लगाने का फैसला कर लिया। बात यह है सबिहा। साहिबा कहने से पहले मैंने हल्क में अटका हुआ एक गोला निगलना चाहा कि उधर से कुरैशी साहब की लंबी सी खांसी की आवाज आई और सबिया गोली की तरह बावर्ची खाने से निकल गई। मैंने उस दौरान में चाय तैयार कर ली, दूध गर्म कर लिया। एक पुराने घिसे हुए तश्त में सब चीजें सजाई तो वो वापस आई। आप तो बिल्कुल लड़कियों की तरह सलीकामंद हैं। लड़कियों की तरह? सलीकामंदी पर सिर्फ लड़कियों का इजारा तो नहीं होता ना सबिहा साहिबा। नागवारी की वजह से मैं साहिबा के लफ्ज को रोक न सका। मैंने आपके सिन्फ पर तो हमला नहीं किया। वैसे एक बात तो आप माने कि सलीकामंदी में फौकियत लड़की ही को हासिल है। आप अंदर तशरीफ ले आइए, मैं अब्बा जी को चाय पिला कर आती हूँ। आइए। जब तक वो तश्त लेकर वापस आई, मैं मूड़े पर बैठ चुका था। बैठने के बावजूद मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं खड़ा हूं। आज उसने मुझसे एक ज़रूरी बात कहनी है और मैं जानता हूं इस उम्र में ज़रूरी बात क्या है। मगर क्या ये ज़रूरी बात कहने में पहल मुझे नहीं करनी चाहिए? बहरहाल देखते हैं। अवैस साहब। वो बोली, मगर उसकी आवाज में एक ऐसी कपकपी थी जो छुपाई जा रही थी मगर छुप नहीं रही थी। अवैस साहब, मैंने आज अभी अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक फ़ैसला किया है। मगर फैसला तो मैंने भी कर रखा है। मैंने सोचा। अवैस साहब, मैं इस दुनिया की शायद वाहिद लड़की हूँ
जिसकी सहेली एक मर्द है और वो आप हैं। ये जुमला कहकर सबिया मुझ पर सबकत ले गई थी। उसने ये पुराना मफरूजा गलत साबित कर दिया था कि औरत चाहे 1000 जान से मर्द पर फरिश्ता हो, मोहब्बत का इजहार मर्द की तरफ से ही होता है। अवैध साहब, मैं 2 भाइयों की एक बहन हूँ। मेरे भाई पैसे की तलाश में उधर अबू धाबी और
दुरुस्त फैसला किया आपने। मैंने सबिया की भरपूर तायीद की और तायीद करते हुए मेरी आवाज इतनी बदल गई कि खुद मैंने इस तब्दीली को महसूस कर लिया। खुदा आपका भला करे। मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे एक निगरान हाथ चाहिए। मैं लूट मार का माल बनना नहीं चाहती। मेरे भाई अगर मुझे इस दरिंदे मुआशरे के आगे डाल गए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इस दरिंदे का शिकार बन जाऊं और इस दरिंदे के नोकीले पंजों की जद से बाहर भी तो निकल सकती हूँ। मैं शादी भी तो कर सकती हूँ ना। यकीनन। मुझे बस आपसे इतनी सी बात कहनी थी कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता नज़र में रखिएगा। अच्छा से मेरा मतलब शरीफ आदमी से है, जो मोहब्बत कर सकता हो, कुर्बानियां दे सकता हो, लालची ना हो, तंग ज़र्फ ना हो, दुनिया की खूबसूरतियों से प्यार कर सकता हो। मुझे दौलतमंद इंसान नहीं चाहिए, सिर्फ इंसान चाहिए जो गैर मामूली ना हो, आम सा हो, जैसी मैं हूं, जैसे आप हैं। अब इज़हार मुकम्मल हो गया था। अब मुझे मजीद तफसील पूछने की क्या जरूरत थी। मैं मूड़े पर बैठा कमरे में तैरता फिर रहा था। मेरा जी चाहा कि बढ़कर सबिया को सीने से लगा लूं। उसने मेरे दिल की बात कर दी थी। किसी ने सच कहा था, दिल से दिल को राह होती है। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने फैसला कर लिया था कि शाम को जाकर सबिया को बताऊंगा कि मैंने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। लड़का उसके मयारों के ऐन मुताबिक है। लड़के का नाम अवैस है और वो उसके पड़ोस में रहता है। मुझे हैरत हो रही थी सबिया की जहानत पर। इजहार मोहब्बत का इतना बिलवास्ता तरीका भला और किसे सूझा होगा। वैसे एक रिश्ता मेरी नज़र में है, शाम तक बता सकूंगा आपको। बड़ा एहसान होगा आपका। एहसान काहे का सबिया? मैं सबिया से तारुफ के बाद पहली बार उससे मुखातिब करते हुए साहिबा का लाहिका गोल कर गया था और इसमें कोई कबाहत भी तो नहीं थी। अब तो मामला साफ था। अवैस साहब सुनिए। जी कहिए। उम्र का ख़ास ख्याल रखिएगा। सुकून और सफाई से ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी का तजर्बा बहुत ज़रूरी है। मैं 21-22 बरस की हूँ और उसे कम से कम 31-32 बरस का होना ज़रूरी है। मेरी और आपकी उम्र के लड़के आमतौर पर बहुत उथले होते हैं, ना तजर्बाकार, नुमाइशी से, लौंडे से। आप समझ गए ना? जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट
हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी टूट गया, एक भेदी टूट गया। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतने, मालूम ना था इतने मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। मालूम ना था इतने मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राह। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।